Assalamu alaikum. Welcome to another live session of SST Test Preparation 2025. हमने जो लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं आज जो है हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें पहले सेशन में हमने 10 पेजेस जो है वो कवर कर लिए थे। आज के इस लाइव सेशन में हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और साथ साथ में सेकंड चैप्टर जो है वो भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो कवर कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम ज़्यादा। सो इसी वजह से हम कोशिश करेंगे कि एसएसटी टेस्ट से पहले पहले हम अपना ये टेक्स्ट बुक जो है ये कवर अप कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट कर लिए थे। सो ये लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट पार्ट है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है कि द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसकी फॉर्मेशन हुई हो फ्रॉम मेनी सेल्स उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि इट फॉर्म्स फ्रॉम मेनी सेल्स। सो इसके एग्जांपल में है फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट, यानी एनिमल्स में हमारे पास है फ्रॉग और प्लांट्स में है मस्टर्ड प्लांट। और एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिकली हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है ये आ सकता है। मस्टर्ड प्लांट को हम साइंटिफिकली ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस कहते हैं। एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट एंड लोकली इट इज कॉल्ड सरसों। सरसों इसको हम लोकली जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम सरसों कहते हैं। जैसे कि सरसों का तेल जो होता है वो इसकी फॉर्मेशन होती है इस प्लांट से। सो ये एक इट इज़ अ मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। ये मल्टी सेलुलर है, विंटर सीजन में इसकी कल्टिवेशन होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। The leaves of this plant are used as vegetable while seeds are used for oil extraction। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है वो इस प्लांट के कौन से पार्ट से होती हैं। सो सीड्स जो हैं, इसके सीड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी ऑयल की जो एक्सट्रैक्शन होती है, जो हम जिसे हम सरसों का जो तेल होता है उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द मस्टर्ड प्लांट सीड्स। और इसके जो प्लांट्स होते हैं वो एज ए वेजिटेबल्स जो है हम यूज़ करते हैं। सो द लेंथ ऑफ द दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर। इसका जो लेंथ होता है, ये नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। दिस प्लांट हैज़ टू पार्ट्स, द वेजिटेटिव पार्ट एंड विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स। सो हर एक प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर्स हैं, जो इसकी ग्रोथ या इसकी नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो है वेजिटेटिव पार्ट। इसमें इंक्लूडेड है रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, यानी जो रिमेनिंग बॉडी है प्लांट की तो वो इंक्लूडेड है वेजिटेटिव पार्ट। ईच फ्लावर इज येलोइश इन कलर एंड प्रोड्यूस सीड्स। हर एक फ्लावर जो है उसका कलर येलो होता है और ये जो है सीड्स की प्रोडक्शंस करते हैं और सीड से फिर क्या होता है, ऑयल की एक्सट्रैक्शन। अब ये इस टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है वो है इसका साइंटिफिक नेम। इसके अलावा इसका लोकल नेम जो है वो क्या है। ऑयल की एक्सट्रैक्शन इसके किस पार्ट से होती हैं। ये विंटर सीजन में इसकी कल्टीवेशन होती हैं। लीव्स प्लांट जो होते हैं वो एज ए वेजिटेबल यूज होते हैं। एंड इसके अलावा जो है इसकी लेंथ 1 to 1.5 मीटर है। एंड फ्लावर जो है वो इनका कलर येलो होता है और जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन होती है और सीड से फिर ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है। अनदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल इज फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना जो है ये इसका फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है और ये भी एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आ सकता है। साइंटिफिक नेम जो है वो आपको याद होने चाहिए। ये जो है ज़्यादातर मैक्सिममली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। is a scientific name of spotted frog found commonly in our region. It is multi, so ये भी multicellular animal है. It lives in both water as well as on land. यानी ये aquatic form में भी exist करता है और terrestrial यानी land पर भी exist करता है. Its body is divided into head and trunk. इसकी body जो है इसकी division हुई है into head part and trunk part. There is no neck. Its body is made up of organ system with different organs. यानी ये एक multicellular इसकी organization है. सो इट मीन्स दैट इसमें से सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट हुई होगी, इसलिए इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड किया हुआ है। ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू सच एज इपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस। सारे ऑर्गन्स जो हैं उसके उसमें डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि इपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, मस्कुलर है, नर्वस है। फ्रॉग लिव्स नियर डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टैग्नेंट
स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर्स। ये फ्रॉग की जो है ये इसका हैबिटेट है कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। इट फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट, और इसकी फीडिंग कहाँ होती है, यानी इसका जो फूड है वो है स्मॉल इंसेक्ट। स्मॉल इंसेक्ट से ये अपनी फीडिंग जो है या अपनी न्यूट्रिशन जो है ये वहाँ से पूरा करता है। सो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रॉग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा ये है कि इसकी हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। इसकी बॉडी जो है इसमें हेड है, ट्रंक है और नेक नहीं है। सो ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जो है के अकॉर्डिंग ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन डायसेक्टेड फ्रॉग। जैसे कि 9th क्लास में फ्रॉग की जो है ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म की जाती है। फ्रॉग की डायसेक्शन होती है और डायसेक्शन के बाद उसके डिफरेंट जो एनाटॉमी है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है। सो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो है प्रिजर्व्ड फ्रॉग, डायसेक्शन बॉक्स, डायसेक्टिंग ट्रे एंड पिन्स। प्रोसीजर क्या है कि प्लेस द प्रिजर्व्ड फ्रॉग ऑन अ डाइसेक्टिंग ट्रे ऑन इट्स बैक एज ऑल वर्टिब्रेट्स आर डाइसेक्टेड वेंट्रली। आपने जो है प्रिजर्व फ्रॉग को लेना है और उसे डाइसेक्टेड ट्रे में प्लेस करना है ऑन इट्स बैक, यानी उसका बैक जो है वो ट्रे पर ही हो। एज ऑल वर्टिब्रेट्स आर डाइसेक्टेड वेंट्रली, क्योंकि इसकी डाइसेक्शन हम वेंट्रली करेंगे। पिन डाउन द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स, इसके लिम्स जो है उसको आपने उस ट्रे के साथ कनेक्ट करना है थ्रू पिन्स। टेक सीजर्स टू कट द एब्डोमिन वेंट्रली, फिर आपने सीजर लेना है और उसके एब्डोमिन को वेंट्रली आपने उसकी कट करना है। फ्रॉम क्लोका टू द माउथ, यानी माउथ से लेकर क्लोका तक आपने एक वर्टिकली डाइसेक्शन करनी है, यानी उसको कट करना है फ्रॉम माउथ टू क्लोका। अगेन कट डाउन द स्किन ऑफ लिम्स फ्रॉम ईच साइड एंड पिन डाउन, और फिर आपने हर एक लिम्स की जो स्किन है उसको कट डाउन करना है और उसको भी पिन अप करना है। एक्सपोज द विसरल ऑर्गन्स क्लियरली, फिर जब आप उसकी स्किन को कट कर लो तो उसके इंटरनल ऑर्गन जो है वो आपको एक्सपोज हो जाएंगे। उसको क्लियरली जो है आप ऑब्जर्व कर लो एंड मेक ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लोकेट द ऑर्गन्स एंड आइडेंटिफाई देम एज बिलो। ऑर्गन्स जो है आप डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उसके स्टडी करोगे, यानी माउथ होगा, बकल कैविटी होगी, फेरिंग्स होगा, इसोफेगस होगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका, लिवर, गाल ब्लेडर, पैंक्रियास, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये एक सिस्टम बनाएगा और जिस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये जितने भी ऑर्गन्स फ्रॉग के इंटरनल उसके बॉडी में प्रेजेंट हैं, सो ये कौन सा सिस्टम बनाता है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। फिर हार्ट, आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, एओर्टा, वेना केवा, ये सारे ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो कि ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। लंग्स, ट्रेकिया, नॉस्ट्रिल्स, ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स जो है ये इंक्लूडेड है रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। Testes, efferentia, ovaries, oviduct, ovisac. These are part of the organs of the reproductive system. And then brain, spinal cord, nerves. These are organs of the nervous system because they help in the coordination of messages. So ये सारे organs, different organs जो है वो आप इन सब और सारे organs को observe करेंगे। फिर end में आप ये लिखोगे कि these are different organs of the which system, यानी कौन से system के ये different organs हैं। देन वी हैव अमीबा। अमीबा जो है ये इंक्लूडेड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस दैट विच इज़ कंपोज्ड ऑफ विच हैज़ ओनली वन सेल। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल एग्जिस्ट करता है और ये एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी इंडिविजुअल। सो ये एक ही सेल होता है और ये एक ही सेल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फंक्शंस को इकट्ठे यही परफॉर्म कर रहा होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका हैबिटेट है मड ऑफ शेलो पॉन्ड। ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा जो है वो क्या है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। पूल एंड एट एनी स्टेगनेंट वाटर, इट्स साइज जो है इसका साइज जो है वो 0.25 mm है। अमीबा हैज़ आ इरेगुलर शेप, इसकी शेप जो है वो इरेगुलर है, इसके कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, आप किसी भी शेप में से ड्रॉ कर ले, सो दैट शेप इज अमीबा। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसका सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है।
और इसके साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। आउटर जो इसका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, तो वो क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है, इसी वजह से हम इसको एक्टोप्लाज्म यानी प्लाज्म का आउटर पोर्शन, जिसको हम जेल भी कहते हैं, बिकॉज दे देयर अपीयरेंस इज जस्ट लाइक जेली लाइक। एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो इंटरनल पार्ट है वो है एंडोप्लाज्म, जिसे हम सोल कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म, अमीबा के साइटोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियस, food vacuole and mitochondria. Amoeba moves by false foot called pseudopodia. अमीबा की जो मूवमेंट होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? सोडोपोडिया के थ्रू जो है ये मूवमेंट करता है, और इसके अलावा फूड की इंगल्फिंग भी करता है। सो इसमें जो ऑर्गन्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑर्गेनेलिस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंड इसके अलावा लाइसोसोम है, फूड वैक्यूल है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सोडोपोडिया है जिसके थ्रू जो है ये मूवमेंट करता है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो है ये इसके साइटोप्लाज्म के पार्ट्स हैं। देन वी हैव वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है ये एक पॉलीफाइलेटिक हैविंग मैनी एंसेस्टर जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी इन द फैमिली वोल्वोकेसिया, यानी इसकी जो फैमिली है वो है वोल्वोकेसिया। ये एक पॉलीफाइलेटिक जीनस है क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी की। दिस इज इंक्लूडेड इन द ग्रीन एल्जी विच इज क्लोरोफाइटा। इसका जो जीनस है वो पॉलीफाइलेटिक है और इसकी जो फैमिली है वो है वोल्वोकेसिया। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फैमिली क्या है, इसका जो ये किस में इंक्लूडेड है? ग्रीन एल्जी में, ब्राउन एल्जी में या रेड एल्जी में। इसके अलावा ये जो है ये पॉलीफाइलेटिक है या मोनोफाइलेटिक है। मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक मीन्स दैट हैविंग वन एंसेस्टर और हैविंग मैनी एंसेस्टर्स। सो इसका जीनस आपको याद होना चाहिए, इसकी फैमिली याद होनी चाहिए, और ये जो है कौन से एल्जी से बिलोंग करता है। So this is very important according to MCQs. It forms spherical colonies of up to 50,000 cells. अच्छा, अब ये भी MCQ आ सकता है कि इसके एक कॉलोनी में कितने सेल्स होते हैं। So 50,000 cells are can form one spherical colonies of volvox. They live in a variety of freshwater habitat where and were first reported by Anton von Leeuwenhoek in 1700. 1700 में एंटोन वॉन लीवनहुक जब सेल की डिस्कवरी कर रहा था तो उसने एक जो है वॉल्वॉक्स की बीड इसको भी फाइंड आउट किया था, एंड बिकॉज दे लिव इन द वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। सो अब एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है इसका जीनस आपने याद रखना है। इसके अलावा इसकी फैमिली और एलजी के ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी ग्रीन एलजी से बिलोंग करता है या रेड एलजी से या ब्राउन एलजी से। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या और इसकी कॉलोनी में टोटल जो है वो कितने सेल्स होते हैं। सो इसकी एक कॉलोनी में 50,000 सेल्स जो है वो इंक्लूडेड है इन ऑर्डर टू फॉर्म वन सिंगल कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स। इसे जो है फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोन वॉन लीवनहुक इन 1700। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। इसकी ये कॉलोनी है जो कि इसका डायग्राम जो है वो ये है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कॉलोनीज जो है बनाता है और इसकी ये पूरी कॉलोनी होती है। अच्छा, अब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, जैसे कि हमने पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वॉल्वॉक्स जो है इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होता फिर हम इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट सेल्स जो होते हैं वो कॉलोनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट दे कैन परफॉर्म देयर ऑन फंक्शंस बाय इटसेल्फ, यानी ये अपने फंक्शन के लिए, ये अपने नेसेसिटीज़ के लिए किसी दूसरी सेल पर डिपेंडेंट नहीं होते, एंड दे हैव नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है ये आ सकता है। Volvox once called algae that live together in a colony. Each Volvox cell has two flagella. अब Volvox की अगर हम इसकी एक सिंगल Volvox के सेल को अगर हम ऑब्जर्व करें इसकी बॉडी को कि इसमें से कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। सो दिस इज अ ग्रीन एल्जी, सो इसी वजह से इसका कलर ग्रीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से अगर आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट की होने की वजह से ये ग्रीन एल्जी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें फ्लैजेला है जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। टू फ्लैजेला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू फ्लैजेला जो है इसमें इसके एक सेल में टू फ्लैजेला जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। द फ्लैजेला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर।
अब फ्लैजेला, जहाँ पर फ्लैजेला होता है वहाँ पर मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट जो है वो क्या करती हैं, वो बॉडी को रोल अप करते हैं इन वाटर, और जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीटिंग, यानी दे फ्लैजेला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर, यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये। Volvox cell have chlorophyll and make their own body by photosynthesis, own food by photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल जो है वो इसके प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपनी फूड की प्रोडक्शन खुद करते हैं। These photosynthesis organism are an important part of many aquatic ecosystem. अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, सो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉल्वोक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि ये कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो की फॉर्मेशन नहीं करते। अब इसकी बॉडी को देखें तो ये फ्लैजेला है, ये इसका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये इसमें से न्यूक्लियस है, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, एंड दिस इज जिलेटिनस सेल वॉल। सो दिस इज द होल बॉडी ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी, जो कि आप इस डायग्राम से भी इसको याद कर सकते हो। अब इसमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये है कि इसमें दो फ्लैजेला है जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसके अलावा ये क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये हार्मफुल नहीं है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। देन फिर फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं, तो फर्स्ट चैप्टर कवर करने के बाद अब आप जो है साथ साथ में कमेंट सेक्शन में इसके एमसीक्यू भी आपको कवर अप होने चाहिए, यानी अगर आपने फर्स्ट चैप्टर सारा कवर कर लिया है मेरे साथ, सो फिर आप खुद ही कमेंट सेक्शन में इसके एमसीक्यू जो है वो आप बताते जाओ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये इसके चैप्टर्स के बीच में से ही बने हैं। सो अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बायोस्फीयर, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिज्म का लोकलाइज्ड ग्रुप जो बिलोंग करता है सेम स्पीशी, आपको मैंने कहा था कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस स्पीशीज का होता है, जिसमें सेम स्पीशी होती है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, और जिसमें स्पीशी जो है वो डिफरेंट होती हैं फिर उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, सो फिश की प्रोडक्शन किस फीड में होती है, फिशरीज। फिशरीज में क्या होता है कि आप फिश की क्वांटिटी में इंक्रीज लाते हो और उसकी क्वालिटी में फोकस करते हो कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो किस डिपार्टमेंट में, फिशरीज वाले जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फिश क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन। क्वेश्चन 3 है कि स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फोसिल, अगर आप फोसिल्स के थ्रू ऑर्गेनिक लाइफ यानी पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ को रिमोट उसको लोकेट करना चाहते हो या उसको फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वो किस ब्रांच में आप किस ब्रांच वाले जो है वो इसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो है ये एंटोमोन इंसेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन सी है टेक्सोनमी, ये नेमिंग देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पैलियोंटोलॉजी ऑप्शन बी, सो पैलियोंटोलॉजी जो है ये फॉसिल्स के थ्रू जो है फॉसिल्स की डिटेक्शन के थ्रू ये ऑर्गेनिक लाइफ यानी पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की लोकेशन या आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी, जो कि टिश्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 4 है लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाई टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, तो फिजिक्स के वो लॉज और टेक्निक्स जो अप्लाई होते हैं लिविंग प्रोसेसेस ऑफ लाइफ के लिए। तो ये क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। बायोफिजिक्स में सारे लॉज और टेक्निक्स यूज होते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब इसमें कौन सा है। सो ऑप्शन ए है 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, तो दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट वन है। हमने इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन बी है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, सो लाइफ की जो फाउंडेशन है वो बायो एलिमेंट्स एंड बायो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंट है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी जो है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी फॉर्म पॉपुलेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमने ये बार बार हम ये बता रहे हैं कि स्पीशी अगर सेम स्पीशी होती है तो इट मीन्स पॉपुलेशन, अगर डिफरेंट स्पीशी होती है तो वो कम्युनिटी। ये पॉइंट जो है ये पॉपुलेशन कम्युनिटी ये टाइप के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइप एसएसटी और सीटी पीएसटी इस टाइप के टेस्ट में। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सेम स्पीशी, पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशी, कम्युनिटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट कॉल्ड बायोस्फीयर, सो बायो यानी वो स्फीयर वो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, सो ये भी करेक्ट है।
सो दिस वन जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में। सिक्स नंबर क्वेश्चन है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब डिजीज की ट्रीटमेंट और उसकी डायग्नोसिस उस वाले फील्ड को हम किस कैटेगरी में रहते हैं? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स की के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्शन बी है मेडिसन, ऑप्शन सी है सर्जरी, ऑप्शन डी है बोथ बी सी। सो आपके ख्याल में और इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? क्योंकि हमने अगर हम इसको टोटली देखें, सो अगर यहाँ पर है डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सो डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द, हम उस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर वो सिंपल एक बंदा है, उसे एक डिजीज़ है, तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, उस डिजीज़ की ट्रीटमेंट करने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए हम मेडिसिन की फील्ड में डालते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली उसकी सर्जरी कर ले और सर्जरी के बाद उसकी कोई ख़तरनाक बीमारी है और उसकी बीमारी की ट्रीटमेंट जो है वो जस्ट मेडिसिन से नहीं बल्कि उसकी सर्जरी से होती हैं, उसकी डायग्नोसिस उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी के बाद होती हैं। सो फिर हम कहते हैं दैट सर्जरी, इसको हम सर्जरी भी कह सकते हैं। सो अगर आपको याद हो, हमने पहली वीडियो में ये वाला टॉपिक जो है ये कवर अप किया था, जिसमें हमने जो फील्ड्स थे, जो वो कैरियर्स इन बायोलॉजी का जो टॉपिक था, उसमें एक कैरियर जो था वो सर्जरी एंड मेडिसिन थी। सो सर्जरी एंड मेडिसिन जो है ये दोनों जो है इंक्लूडेड है, इसमें दोनों में आता है डिसीज़ की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो है ये इन दोनों कैटेगरीज में इंक्लूडेड है। सो इट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी, यानी बी एंड सी इसमें करेक्ट क्यों है? क्योंकि मेडिसिन की फील्ड में भी डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है और सर्जरी में भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होती है, डिपेंड अपॉन द डिजीज़ कि क्या वो डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है या नहीं, वो इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इसको उसको हम जस्ट मेडिसिन के थ्रू जो है वो कवर अप कर सकते हैं। सो साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो है उसमें मेडिसिन और सर्जरी, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग जो है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 है सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। सिमिलर सेल्स, जो सेल्स जो कंबाइन होते हैं उससे सेल्स से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? टिश्यूज़ की। फिर टिश्यूज से बनता है ऑर्गन्स, देन ऑर्गन से बनता है सिस्टम, देन सिस्टम से बनती है बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8 है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। सो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आ सकता है। राना टिग्रीना जो है ये साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। 9 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले एटम होता है, फिर सेल नहीं होता, फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है एटम, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल। सो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी है एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। सो दिस इज करेक्ट, ये एक करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन डी है एटम, सेल, मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ। अब यहाँ पर ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्वॉक्स को जो हमने अभी डिस्कस भी किया है कि वॉल्वॉक्स जो है ये पॉलीफाइलेटिक जीनस है, कौन से एल्ची का? ग्रीन का, रेड का या ब्राउन का? अगर आपको याद ना हो तो ये पॉइंट आपको, अगर आपको उसका डायग्राम भी याद हो, सो डायग्राम से भी आपको, वो कलरफुल डायग्राम था इस बुक में अभी हमने डिस्कस किया है, सो वो ग्रीन है। सो ग्रीन डायग्राम होने की वजह से अगर आपको उसका कलर याद हो कि वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन है, सो ग्रीन होने की वजह से इट मीन्स दिस इज इंक्लूडेड इन द ग्रीन एल्ची बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है क्वेश्चन 10 में। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है हम जीन्स की मैनिपुलेशन करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव गुड प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू अचीव वैल्यूएबल प्रोडक्ट। क्वेश्चन 2 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि ये एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ये एक ऐसा पार्ट है एग्रीकल्चर के जिसमें प्लांट्स की न्यू वेराइटीज़ की डेवलपमेंट होती हैं और फ्रूट्स और प्लांट्स की न्यू वेराइटीज़ की डेवलपमेंट होती हैं। क्वेश्चन 4 है कि बायो एलिमेंट्स कंसीडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ आर 6 इन मेंबर्स। 6 इन मेंबर्स जो है इसमें से टोटल जो बायो एलिमेंट्स है
टोटल बायो एलिमेंट जो है वो 16 है, बट दैट बायो एलिमेंट्स विच आर वाइटल फॉर लाइफ आर 6 इन मेंबर्स, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड सल्फर है। मेंबर्स और डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट, डिफरेंट स्पीशीज जो कि सेम हैबिटेट में रहते हों तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। Living in the same habitat are called community. The Muslim scientist who identified many diseases like TB, meningitis, and other such inflammation is Abu Ali Sina. Abu Ali Sina. 7 नंबर है कि part of Earth where life exists is called biosphere. 8 नंबर है कि foundation of life based on bioelement and biomolecules. 9 नंबर है fish is one of the best source of protein. fish जो है वो किस fish जो है fish से हम क्या ले सकते हैं? So this is the best source of protein. 10 नंबर है radio labeling and carbon dating also show some use of radioactive isotope in determining the age of phases. एज ऑफ पॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं या रेडियो लेबलिंग आइसोटोप से यूज़ करते हैं फॉर रेडिएटिव आइसोटॉप्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ पॉजेस। सो ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने आप चैप्टर कवर करने के बाद आप इस कैपेबल होने चाहिए कि आप जो है इसके ब्लैंक्स जो और इसके एमसीक्यूज जो है वो कवर अप कर सकते हो। सो इसको कवर करने के बाद आपको फाइंड आउट कर सकते हो कि आप जो है आपने चैप्टर को तौरीली जो है इसको रीड किया हुआ है। अगर फिर भी आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो फिर आप जो है दोबारा से इस चैप्टर को एक रीड दे दो, उसके बाद जो है वो आप आसानी से इसके एमसीक्यूज जो है या इसे एक्सरसाइज जो है वो कवर कर सकते हो। देन स्टार्ट करते हैं अनदर चैप्टर विच इज़ अ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर 2 जो है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर 2 में क्या होगा कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होगा वो हम सॉल्व करेंगे। सो साइंटिफिकली इस किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिस्ट जो है वो किस तरह सॉल्व करते हैं, कौन से स्टेप जो है वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल मेथड्स यानी साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम होगा पहले वो पढ़ेंगे कि कौन सा जो है प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमने साइंटिफिकली कैसे इसको सॉल्व करना है। सो डिफरेंट मेथड्स है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, जैसे कि इसमें हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, फिर है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, फिर है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, फिर है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये सारा चैप्टर जो है इसमें हम एक प्रॉब्लम जो है एक साइंटिफिक प्रॉब्लम होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, पहले उस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो इसका जो फर्स्ट पेज है इसमें है कि साइंस जो है ये एक systematic study of nature है and how it affects us and the environment. It is a body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tool for investigation. At the core of biology and other science lie a problem solving approach called scientific method. So scientific method जो है scientific method के थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम जो है साइंस के डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स followed by scientists investigators to answer specific question about the natural world। यानी नेचुरल वर्ल्ड में हमारे पास अगर कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रॉब्लम आता है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है तो साइंटिस्ट या इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं डिफरेंट साइंटिफिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर करते हैं और ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम जो है इस कैपेबल होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड। एज यू नो दैट बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स। बायो में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं या ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट through observation and experiment and testing a hypothetical answer about living things is called biological method। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। सो बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि सारी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नॉलेज की एडवांसमेंट करते हैं बाय फॉर्मुलेटिंग पहले क्वेश्चंस की हम वी कैन आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। फिर अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन से के थ्रू जो है हम डिफरेंट डेटा जो है उसकी कलेक्शन करते हैं एंड एक्सपेरिमेंट से फिर एंड टेस्टिंग हाइपोथेटिकल आंसर एंड देन अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ये सारा कुछ जो है ये इंक्लूडेड है बायोलॉजिकल मेथड में।
ये एक फ्लो चार्ट जो है वो ये गिवन है। हाँ, जैसे कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में इसके साथ होते हैं रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, यानी उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे जो है वो प्रीवियस नॉलेज जो है वो कलेक्ट करते हैं। फिर हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस जो है टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस वी हैव डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये क्या है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, परफॉर्म होते हैं, फिर डेटा कलेक्शन होती है एंड डेटा एनालिसिस होती हैं। इफ डेटा सपोर्ट हाइपोथेसिस पे वो थ्योरी बन जाती हैं। अगर डेटा जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करी होती तो फिर हम दोबारा से एक न्यू प्रोसेस जो है वो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं और दोबारा से हाइपोथेसिस पर आकर दोबारा से वो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके जी, फिर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। दिस प्रॉब्लम कैन बी इन्वायरमेंटल। अब ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, इकोलॉजिकल भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। No matter what type of problem are being studied, scientists use the same problem solving method to find answer that are logical and supported by evidence. Scientists जो है चाहे जिस टाइप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, बायोलॉजिकल हो, इकोलॉजिकल हो, हेल्थ रिलेटेड हो, जिस बायो से रिलेटेड जिस टाइप का प्रॉब्लम भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो यही मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल भी है और एविडेंस को सपोर्ट भी करता है। हियर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है मलेरिया है और इसको हम एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि साइंटिस्ट ने किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। The greatest killer disease of man for centuries. You are familiar with the disease of malaria, which spread through a female Anopheles mosquito. Previously, the cause of malaria was unknown. It was thought that the malaria is caused by bad air. Latin word mala means bad and area means air. This problem is solved when a scientist identified the reason of malaria. एक ज़माने में, एक सेंचुरी में मलेरिया जो है ये एक ग्रेटेस्ट किलर था। ये इसे कहा जाता था ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज, यानी सेंचुरीज तक मलेरिया जो है ये इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की डेथ जो है वो मलेरिया की वजह से हुई है, जो कि इसका काजेटिव एजेंट जो है वो है फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो। बट जब इसका इसकी बारे में किसी को पता नहीं था तो ज़्यादातर लोगों ने इस डिजीज़ को नाम दिया था मलेरिया का। क्यों? क्योंकि मलेरिया का वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स ईयर। क्योंकि इन्हें ऐसे लगता था कि मलेरिया जो है ये काज होता है बिकॉज ऑफ द बैड एयर, यानी एयर की या एटमॉस्फेयर की गंदगी की वजह से मलेरिया जो है ये इसका काजेटिव एजेंट है। और मलेरिया जो है ये गंदे आलूदगी यानी एटमॉस्फेयर या एयर की बैड एयर की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। बट आफ्टर बाय फॉलोइंग साइंटिस्ट जो है इसने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके इसने इसका सही काजेटिव एजेंट जो है वो फाइंड आउट किया, विच इज़ फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो। तो अब देखते हैं कि साइंटिस्ट ने किस तरह साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करके इसका सही काजेटिव एजेंट जो है वो फाइंड आउट किया। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द प्रॉब्लम फॉलोड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट जो स्टेप होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है या जो भी ऐसा क्राइम होता है या कुछ भी हो, सबसे पहले काम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के बिहाइंड क्या रीजन है, फॉलोड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। यानी ऑब्जर्व करने के बाद हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। द सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। यूर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। अब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो कोई भी हो सकती है। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। आपकी ऑब्जर्वेशन, आप हर एक पॉइंट को जो है वो आप ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो प्लांट की मूवमेंट हो टू द एनिमल बिहेवियर। एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस, क्वालिटेटिव और थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट जैसे क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन में गेन ऑफ नॉलेज है, आप नॉलेज को गेन करते हो। वो नॉलेज आपका क्वालिटेटिव नॉलेज भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव नॉलेज आप अपने सेंसेस से यूज़ करते हो। 5 सेंसेस हैं जैसे कि साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल से। ये 5 सेंसेस को यूज़ करके आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हो।
और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि डेटा रिफर्स टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशन टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव इंक्लूड। सो ये टूल्स, ये इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करके आप क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हो। सो ऑब्जर्वेशन इंक्लूड टू पार्ट्स विच इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा आपको 5 सेंसेस के थ्रू कलेक्ट करते हो, और क्वांटिटेटिव जो है वो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। अच्छा, अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि 280 मिलियन पीपल जो हैं सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन ओवर 100 सेंचुरीज, एंड मोर देन 2 मिलियन डाई एवरी ईयर फ्रॉम द डिजीज। तो ये देखिए, मलेरिया जो है ये बहुत ज़्यादा एक सेंचुरी में बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी रही है, जिसने 100 कंट्रीज़ में 280 मिलियन पीपल जो है इसकी सफ़र हुए थे, और 2 मिलियन जो है वो उसकी डेथ हुई है फ्रॉम दिस डिजीज़ एवरी ईयर। In 1880, a French physician, Levran, studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creature in it and named as Plasmodium. अब 1880 में, यानी 18 सेंचुरी में, जब फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन जो है वो उसने मलेरिया पेशेंट का ब्लड का सैंपल लिया, और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर जो है उसे ऑब्जर्व किया, और उसने देखा कि उसमें एक टाइनी क्रिएचर जो है वो प्रेजेंट थे उसके ब्लड में, और जिसे उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। सो ऑब्जर्वेशन वाज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। सो ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने क्या फाइंड आउट किया, उसने ये फाइंड आउट किया कि मलेरिया के ब्लड में, मलेरिया पेशेंट के ब्लड में, जो अफेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है वो पाया गया है। अब ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन होने के बाद, जो नेक्स्ट स्टेप उन साइंटिस्ट ने फॉलो किया वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या है? इज अ की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इट इज डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, कि हाइपोथेसिस इज एन इंटेलिजेंट गेस। अब इज जस्ट अ गेस, ये फिर डिफरेंट साइंटिस्ट जो है ये गेस करते हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। हर एक साइंटिस्ट जो है वो अपना गेस करता है, अपना एक इंटेलिजेंट गेस देता है कि क्या ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। फिर डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपना गेस दे देते हैं, अपनी अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, और फिर उस स्टेटमेंट को वो टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट यूर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आपने इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उसको टेस्ट करना होता है। यूर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड और फाल्सिफाइड बाय यूर एक्सपेरिमेंट। आपका एक्सपेरिमेंट आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट भी कर सकता है और इनकरेक्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन मलेरिया केस एन इंटेलिजेंट गेस इज मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के केस में एक साइंटिस्ट ने अपनी एक स्टेटमेंट दिया, अपने एक हाइपोथेसिस दिया, इंटेलिजेंट गेस दिया कि प्लाज्मोडियम जो है ये काज है मलेरिया का, बट इट इज़ ओनली अ गेस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक गेस था, एक हाइपोथेसिस थी, और ये एक करेक्ट स्टेटमेंट अभी तक नहीं था। सो उसके बाद रीजनिंग आई। रीजनिंग हुई डिफरेंट साइंटिस्ट के दरमियान। वाल जस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। रीजनिंग हुई जिसमें दो पार्ट है रीजनिंग के। एक है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं और डिडक्टिव, ये इससे एमसीक्यूज जो है वो आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव रीजनिंग हम किसे कहते हैं? इट इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी ये मूव करता है स्पेसिफिक से जनरल तक की तरफ। कैसे स्पेसिफिक से जनरल? मींस दैट शार्क इज अ फिश, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। हम जब साइंटिस्ट जो है वो रीजनिंग कर रहे होते हैं, तो वो या तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे होते हैं, या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो रीजनिंग का वो टाइप, वो रीजनिंग जिसमें साइंटिस्ट जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं, और स्पेसिफिकली वो किसी, यानी स्पेसिफिकली मींस दैट किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं, और फिर उसी बात को वो सारे जनरली सारे ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई कर रहे होते हैं। सो इट मीन्स इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि शार्क इज अ फिश, हम कहते हैं शार्क जो है ये एक फिश है। ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। सारे फिशेस में स्केल्स होते हैं, तो इसी वजह से शार्क में भी स्केल्स हैं। तो ये देखिए, हमने एक स्पेसिफिकली बात की कि शार्क जो है ये फिश है, और सारे फिशेस में स्केल्स होते हैं, तो इसी वजह से शार्क में भी स्केल्स होते हैं। हमने एक स्पेसिफिकली एक बात कही, और उस बात को फिर हमने सारे जनरली सारे ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई किया, और फिर हमने ये गेस किया कि अगर ये प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो इट मीन्स कि सारे ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाएगी।
डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हम जनरली कोई बात कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम उस पर अप्लाई कर लें। इट इज़ बेस्ड ऑन इफ एंड देन स्टेटमेंट। हमेशा जो हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट होती है उसमें इफ और देन पर वो बेस्ड होगा। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। इफ इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया का जो काजेटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो सारे के सारे अफेक्टेड इंडिविजुअल जो कि मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मस्ट होना चाहिए, एज शोन इन द फिगर 2.3। सो यहाँ पर देखें हमने एक स्पेसिफिक बात की कि हमने कहा कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया का काज है, यानी अगर हम कहें कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो फिर तो ये होना चाहिए कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना मस्ट है, क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम होगा तो मलेरिया काज होगा, अगर प्लाज्मोडियम नहीं होगा तो मलेरिया काज नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट दी साइंटिस्ट ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो साइंटिस्ट फॉलो कर रहे हैं, वो है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट हो जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। एक्सपेरिमेंट क्या है? वंस अ problem has been observed and a hypothesis is suggested, the next step in the scientific method is to design an experiment based on reasoning। जब एक दफ़ा एक प्रॉब्लम जो है ये एक ऑब्जर्व हो जाए और उसके बाद हाइपोथेसिस भी सजेशन डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो अपनी अपनी हाइपोथेसिस दे दें, तो नेक्स्ट स्टेप साइंटिफिक मेथड क्या क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करना रीजनिंग के बेस पर। एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल काज ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। एक्सपेरिमेंट जो है ये एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। प्रैक्टिकली आपको फाइंड आउट हो जाता है कि क्या जो साइंटिस्ट ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बाद अपनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी है, तो क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अ की एजम्पशन इज दैट द एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड मैनी टाइम्स बाय अदर साइंटिस्ट। तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोबारा परफॉर्म कर रहे होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है या नहीं। देन फिर नेक्स्ट है कि साइंटिस्ट परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। फिर साइंटिस्ट जो है वो दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द काज ऑफ मलेरिया, ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द ब्लड सैंपल ऑफ 100 हेल्थी पर्सन कंट्रोल ग्रुप वर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अगर जब मलेरिया की काज को फाइंड करना होता है तो हम 100 ब्लड सैंपल्स ले लेते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 वाले जो है वो 100 ब्लड मलेरिया के पेशेंट्स के 100 ब्लड सैंपल्स ले लेते हैं, और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो हेल्थी इंडिविजुअल्स के 100 ब्लड सैंपल्स ले लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग द रिजल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट में आप रिपोर्ट करते हो कि एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें क्या मिला है, यानी एक्सपेरिमेंट से हमने क्या फाइंड आउट किया है। दैट इंक्लूड डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग यूर एक्सपेरिमेंट। तो रिजल्ट में आप क्या लिखते हो? रिजल्ट में आप सारी की सारी ऑब्जर्वेशन लिखते हो, उसके कंप्लीट डेटा लिखते हो, और सारे का सारा वो डेटा जो कि आप एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट आप वो फाइंड आउट करते हो। सो रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस। इन द रिजल्ट जो है ये वेरीफाई करते हैं आपकी हाइपोथेसिस को कि क्या वो हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। इन द केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट द ऑल द मलेरिया पेशेंट। अब मलेरिया के केस में क्या रिजल्ट फाइंड हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये फाइंड आउट हुआ कि वो सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें हमने 100 मलेरिया पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया था हैड प्लाज्मोडियम, तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम को पाया गया है इन देयर ब्लड। वेयर द ब्लड सैंपल ऑफ हेल्थी पर्सन, जो कि दूसरा ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप जिसमें 100 सैंपल ऑफ हेल्थी पर्सन लिए गए थे, सो उसमें कोई भी प्लाज्मोडियम फाइंड आउट नहीं हुआ। सो इट मीन्स दैट इसके बाद ये रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंक्लूजन, जो कि फाइनल स्टेप है साइंटिफिक मेथड का इन डेवलपिंग कंक्लूजन। देयर इज दिस इज वेयर ऑल द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड। इस स्टेप में सारा का सारा जो रिजल्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड आउट किया है उसकी एनालिसिस होती है एंड अ डिटर्मिनेशन इज रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस। इफ योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड, अगर आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट हुई है इट्स ग्रेट, बट इफ नॉट रिपीट द एक्सपेरिमेंट और थिंक ऑफ अदर वेज टू इंप्रूव योर प्रोसीजर। अगर आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट हुए सो इट इज गुड, वेल एंड गुड। अगर आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं कर रहा आपका रिजल्ट, सो आप जो है एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करते जाएं,
दूसरी हाइपोथेसिस देते जाएँ और इसी तरह प्रोसीजर को अगेन एंड अगेन फॉलो करते जाएँ। एंड में आपको रिजल्ट जो है वो खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब जो फाइनल जो आपका कंक्लूजन है वो ये फाइंड आउट हुआ है कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया जो है इसका काजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया काज होता है। देन फिर नेक्स्ट है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या है, साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे देन नॉन साइंटिस्ट। When many people say I have a theory, they really mean I have a guess. Scientific theories, on the other hand, are well tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena. They unify many repeated observation and data collected from lots of experiment. For example, theory of evolution. साइंटिस्ट वैसे कि थ्योरी जो है साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं थ्योरी का वर्ड डिफरेंट मीनिंग में देन नॉन साइंटिस्ट, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं और जो साइंटिस्ट नहीं होते। सो हर एक बंदा जो है वो थ्योरी को अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करता है। बहुत ज़्यादा पीपल जो है कहते हैं कि आई हैव अ थ्योरी, कि मेरे पास एक थ्योरी है। दे रियली मीन आई हैव अ गैस, यानी उन्हें का मतलब होता है कि मेरे पास एक गैस है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये गैसेस हैं। बट साइंटिफिक थ्योरीज जो होते हैं वो वेल टेस्टेड होती हैं और रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना होते हैं, यानी ये इसमें साइंटिफिक थ्योरी तब बनती है जब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन फाइंड आउट करने के बाद वो थ्योरी बन जाती है। दे यूनिफाई मेनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्ट फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हमारे पास है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर लाइन प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ क्या है, वो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट फैक्ट है, यानी वो फैक्ट नेचर का वो फैक्ट जो बिल्कुल कांस्टेंट हो, जो चेंज ना हो। इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। सो बायोलॉजी जो है ये एक लॉ है, और लॉ जो है वो चेंज नहीं होती। जब थ्योरी से लॉ बन जाती है, सो इट मीन दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज यूनिफॉर्म विच इज नॉट चेंजेबल। सो देन नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। फिर डेटा की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एनालिसिस कैसी होती है। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल, आप टेबल प्रिपेयर करते हो या उसके ग्राफ बनाते हो डेटा की। डोंट थ्रू आउट डेटा पॉइंट्स यू थिंक दे आर think are bad or that don't support your prediction. Some of the most incredible discovery in science were made because the data looked wrong. Once you have recorded the data, you may need to perform a mathematical analysis to support or refuse your hypothesis. आपने 20 के स्टूडेंट्स हो, आपने जो है अपनी जो है आपकी थीसिस करते हो, अपने फाइनल टर्म में जो थीसिस होती हैं या आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक्स होते हैं। सो जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हो तो फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो थ्रू बाय यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल एनालिसिस, और ये जो आपके डेटा को सपोर्ट करे, फिर उसको डेटा को उसके ऑर्गेनाइजेशन जो है या ग्राफ में के फॉर्म में करते हो या टेबल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में। सो दिस इज़ जस्ट जो है ये उसी की बात हो रही है कि जब आप कोई प्रॉब्लम जो है वो उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर लो, तो फिर आपकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करोगे और उसकी एनालिसिस कैसे करोगे। सो दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड यानी रेशो और प्रोपोर्शन हम यूज़ करते हैं। और अप्लाइड रेशो जो है ये क्या है, कंपैरिजन है ऑफ टू वैल्यूज़। अब ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि रेशो किसे कहते हैं, ये कंपैरिजन है ऑफ टू वैल्यूज़ एक्सप्रेस एज अ क्वोशंट यानी फर्स्ट एंड सेकंड। हम रेशो जो है ऐसे यूज़ करते हैं, इसके लिए ऐसा जो है सैम्पल यूज़ करते हैं। रेशो जो है टू वैल्यूज़ की कंपेरिजन होता है। जैसे कि अ फ्लावर हैज़ 4 सेपल एंड 12 पेटल, यानी हम सेपल और पेटल की रेशो लिखते हैं और ये कंपैरिजन है टू वैल्यूज़ की। यानी अगर हम कोई कहे कि फ्लावर है उसमें से 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके 1:3। तो ये रेशो है। द रेशो ऑफ सेपल टू पेटल इज 4:12। दिस रेशो कैन बी एक्सप्रेस एज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 1 and 3। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल जस्ट लाइक दिस। प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशियोज जो है वो इक्वल होते हैं, जैसे कि 4, 12 एंड 1 and 3। मीन्स ये एक प्रोपोर्शन है कि ये दो रेशियोज जो है ये इक्वल है टू 1 and 3। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज द मेन एक्चुअल रेशो फॉर्म। सो ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए और रेशो का डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर जो है लास्ट जो टॉपिक है इस को सेकंड चैप्टर का, वो है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इमेजिन दैट यू आर बायोलॉजिस्ट स्टडिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन, यू गो इनटू फीड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल इन द साइंटिफिक रीजन, then compare your sample with other regions to get population estimated. At every step of this process you depend upon mathematics to measure, predict and understand natural phenomena। अब यहाँ पर है कि मैथ्स जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। आप कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हो, जैसे कि अगर आप इंसेक्ट की पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो फिर आपको उसके फील्ड में जाओगे, उसकी पॉपुलेशन को काउंट करोगे, फिर आप उसके सैंपल को कंपेयर करोगे दूसरी जगह की पॉपुलेशन के साथ। पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए आप दूसरी रीजन के साथ उसको कंपेयर करोगे। हर एक प्रोसेस में आप जो है मैथ्स पर डिपेंडेंट हो, बिकॉज यू आर डिपेंड यू कैन फॉलो यू कैन यूज़ द मेजरमेंट। प्रेडिक्शन आप करते हो, फिर नेचुरल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेजरमेंट करते हो, आप प्रेडिक्शन करते हो। सो ये सारी जो है ये इंक्लूडेड है मैथ्स में। सो मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी के फील्ड में। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। एक ही रोल ये भी है कि आप मैथमेटिकल मॉडल्स की क्रिएशन कर लो। देयर आर इक्वेशन और फॉर्मूला दैट कैन प्रेडिक्ट और डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंस सच एज ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न है, पॉपुलेशन चेंजेस हैं ओवर टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन ऑफ एन endangered species है, बैक्टीरियल ग्रोथ है एंड सो ऑन। फाइनली वी कैन से दैट मैथ्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द नेचुरल वर्ल्ड। सो ये मैथ्स का रोल है कि मैथ्स जो है वो बायोलॉजी में क्या क्या रोल परफॉर्म करता है। मैथ्स जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। तो ये सारा मैथ्स की जो है वो इंपॉर्टेंस थी कि मैथ्स का जो है क्या क्या रोल है बायो में। सो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड नंबर चैप्टर एंड हमने जो है सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो एक्सरसाइज है वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। आप जो है इसको रीड कर लें, फिर अगर आप के पास बुक अवेलेबल है हार्ड फॉर्म में तो आप खुद भी कमेंट सेक्शन में इसके एक्सरसाइज के जो करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पहले आप वो बताते जाएं, क्योंकि इसके ज़्यादा सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो इसके एक्सरसाइज से ही आते हैं। इसके एमसीक्यूज करने से पहले पहले आप इस चैप्टर के अपने जो इसके अपने एमसीक्यूज होते हैं वो आप कवर अप कर लो। अगर आप वो कर सकते हो इट मीन्स फिर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड कर लिया है और आपको ये चैप्टर समझ आ गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो थर्ड नंबर चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।